Hello students, good morning. How are you? I hope you will fine and I am also fine. And we are reading 6th lesson judiciary and we have discussed some topics in this lesson like what is judiciary, what is an independent judiciary, why do we need an independent judiciary, appointment of judges, removal of judges, and their salaries and qualification to be a judge in Supreme Court. And now we will start powers of Supreme Court. Powers of Supreme Court से at first original jurisdiction. ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है? जो केसेज सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू किए जाते हैं और उनका जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट से ही आता हो। मीन्स कहने का कि जो भी केसेज सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट होते हैं और वहीं पर ख़त्म होते हैं उसी को ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहा जाता है। तो द केसेस विच बिगिंस एंड एंड्स इन द सुप्रीम कोर्ट itself is known as original jurisdiction. Next point is legal disputes arise between central and state government. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जो आपसी लड़ाई होती है किसी भी लीगल डिस्प्यूट्स के लिए, यानी कि जो भी कानूनी लड़ाई होती है, तो उसके लिए जो जजमेंट की जाती है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही की जाती है और सुप्रीम कोर्ट में ही वो केस चलाया जाता है। फिर आता है अपीलेट जुरिडिक्शन। अपील करने का अधिकार भी दिया जाता है और वो दिया जाता है कि द केसेस डज नॉट बिगिंस इन सुप्रीम कोर्ट बट दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट टू रिकंसिडरेशन। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट नहीं होते या उनकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जाती बल्कि वो अदर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। मीन्स जैसे हाई कोर्ट में कोई भी केस चला हुआ है, अगर उसके फैसले से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो उस केस को रिकंसिडरेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसको अपीलेट जुरिडिक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिमिनल केस, केस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल केस। ये सारे के सारे केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। एडवाइजरी जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास एडवाइजरी जुरिडिक्शन की पावर भी होती है और यानी कि कानूनी सलाहकार के रूप में ये काम करता है। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियंस। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वह कोई भी पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर होता है उसको सुप्रीम कोर्ट में उसकी ओपिनियन जानने के लिए ट्रांसफ़र कर सकता है, भेज सकता है। नेक्स्ट आता है जुडिशरी में इन्वॉल्व फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी जो है उसको शामिल किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने के लिए इसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आता है रिट। If there is any violation in the fundamental rights, we can approach Supreme Court according to Article 32. आर्टिकल 32 हमें ये कहता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको वायलेट किया जाता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इन सच केसेस कोर्ट कैन प्रोपगेट सम लॉज इज कॉल्ड रिट जुरिडिक्शन। इस तरह के केसेस में जो कोर्ट है वह कुछ लॉज को प्रोपगेट करता है और उसी को रिट जुरिडिक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। द जुडिशरी इज आल्सो नोन एज ए कोर्ट ऑफ ऑल प्रीवियस जजमेंट एंड मेक्स दीज अवेलेबल इन फ्यूचर। जितने भी जुडिशरी से रिलेटेड या जितने भी केसेस होते हैं उनके जजमेंट जो होते हैं उनको एज ए रिकॉर्ड रख लिया जाता है और ताकि उनको फ्यूचर में अवेलेबल कराया जा सके। तो जितने भी केसेस जो हैं वो कोर्ट में चलाए जाते हैं, उन कोर्ट केसेस के जितने भी जजमेंट आए हैं उन सभी को एज ए रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाता है। किसके लिए? फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट आता है हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से जो लोअर कोर्ट होता है हमारा वो हाई कोर्ट होता है और हाई कोर्ट जो है ये हर स्टेट में एक होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि प्रत्येक स्टेट के लिए अपना अलग से हाई कोर्ट हो। दो स्टेट का
या 3 स्टेट का या इससे ज़्यादा स्टेट का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अपना हरियाणा और पंजाब का एक ही हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट, द फर्स्ट हाई कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1861। जो इंडिया में पहला हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था वो 1861 में किया गया था, और ये ब्रिटिश रूल के टाइम पर किया गया था। और एट प्रेजेंट अगर हाई कोर्ट्स की बात करते हैं तो एट प्रेजेंट इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट हाई कोर्ट फॉर्म एट मद्रास, कोलकाता एंड बॉम्बे। जो पहला हाई कोर्ट था वह मद्रास में, कोलकाता में और बॉम्बे में बनाया गया था, जो आजकल मुंबई के नाम से फेमस है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव किया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है। तो इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, अगर कोई भी जज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन करता है तो उसको उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। बाय मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर की स्थिति में भी उसको उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। इनएबिलिटी के केस में भी हटाया जा सकता है। और नेक्स्ट दिया है द मेजॉरिटी ऑफ ए पार्लियामेंट इज नीडेड फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनकी मेजॉरिटी का होना भी ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की पावर्स क्या होती हैं? एक तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता है, जैसा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी पढ़ा था, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन थी उसमें क्या पढ़ा था हमने कि जो जो केस सुप्रीम कोर्ट में शुरू होते हैं और वहीं पर ख़त्म होते हैं तो वो उसकी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मानी जाती है। यहाँ पर क्या होगा, जो केस हाई कोर्ट में शुरू होते हैं और वहीं पर उसका जजमेंट दिया जाता है या उसको उसका फैसला कर दिया जाता है तो वो उसकी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मानी जाती है। द केस विच कैन बी डायरेक्ट, ये डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द हाई कोर्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। यानी कि जो केस हाई कोर्ट के द्वारा डायरेक्टली कंसिडर्ड किया जाता है उसको हम ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 द सिटीजन्स कैन अप्रोच हाई कोर्ट इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी वायलेशन की स्थिति में क्या होता है कि आर्टिकल 226 जो है वो हमें ये अलाउ करता है कि हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स की वायलेट होने की स्थिति में। फिर है अपीलेट जुरिडिक्शन। ये भी हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ा था अपीलेट जुरिडिक्शन के बारे में। तो अपीलेट जुरिडिक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, इसमें अपील करने की पावर होती है। और इसमें क्या होता है कि जो केस हाई कोर्ट में शुरू ना हुआ हो लेकिन उसको रिकंसिडरेशन करने के लिए हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया हो उसको अपीलेट जुरिडिक्शन का नाम दिया जाता है। मीन्स जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो अपना केस जो है रिकंसिडरेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भेज सकता है। नेक्स्ट आता है रिट। रिट ये भी हमने सुप्रीम कोर्ट की पावर्स में भी पढ़ा था। और ये रिट करने का जो रिट जो होती है ये पावर हाई कोर्ट के पास भी होती है। वी कैन डायरेक्टली अप्रोच हाई कोर्ट इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226, कि हम सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको वायलेट किया जाता है। और ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 226 जो है वो इस चीज़ के लिए हमें अलो करता है। नेक्स्ट आता है जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म मीन्स इफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर fail to do their duties, judiciary involved in their activities. Judicial activism introduced in India in 1979। जुडिशियल एक्टिविटीज में एक्टिविज्म में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होती है हमारी कार्यपालिका होती है और लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल होती है वो अपने काम करने में असफल हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। तो जुडिशरी को उनकी एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाता है। और जुडिशियल एक्टिविटीज़म जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में 1979 में। मीन्स कहने का एग्जीक्यूटिव और
लेजिस्लेचर जब अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती तो सुप्रीम कोर्ट या जो जुडिशरी है उसको उसकी एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाता है और उसी को जुडिशियल एक्टिविटीज़म बोलते हैं। एक्टिविज़म एक्टिविज़म जो था इंडिया में वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? वो 1979 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद आता है मेरिट्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज़म। जो जुडिशियल एक्टिविज़म है उसकी मेरिट्स क्या है? राइट्स ऑफ कोर्ट इंक्रीजेस। जो राइट्स ऑफ कोर्ट हैं वो क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, यानी कि कोर्ट्स के जो अधिकार हैं उनको बढ़ा दिया जाता है। पीपल बिकम मोर ट्रस्ट एंड कोर्ट ऑन कोर्ट, सॉरी। तो पीपल बिकम मोर ट्रस्ट, लोगों का विश्वास जो है वो कोर्ट पर ज़्यादा हो जाता है। हेल्प टू रिड्यूस द एक्सपेंस ऑफ ए कोर्ट। और क्या होता है कि जो हेल्प होती है टू रिड्यूस द एक्सपेंस ऑफ ए कोर्ट, कोर्ट का जो खर्चा होता है उसको कम किया जाता है। नेक्स्ट आता है इट हेल्प्स टू डू द ड्यूटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव। यह एग्जीक्यूटिव की जो ड्यूटी है उसको करने में सहायता करता है, यानी कि जो हमारी कार्यपालिका काम करती है उस काम को करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है डीमेरिट्स। इसके अवगुण क्या होते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के? तो द जॉब बर्डन ऑफ कोर्ट इंक्रीजेस। तो जो कोर्ट का काम होता है उसको बढ़ावा मिलता है, कोर्ट का काम बढ़ जाता है। इट कॉजेज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसके कारण फिर क्या होता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच जो झगड़ा है वो होने के कारण बढ़ जाते हैं। जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द राइट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ ए लॉ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास अधिकार होता है जो भी संवैधानिक कानून होते हैं उनको देखने का। पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जो पार्लियामेंट के द्वारा और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानून हैं उनको देखने का अधिकार किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। तो दिस राइट ऑफ ए कोर्ट इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू। और इस अधिकार को, यानी कि कोर्ट का जो ये अधिकार होता है इसको जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है। कोर्ट हैव द राइट टू डिक्लेयर ए लॉ इन अपीलेबल और इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या दिया गया है कि जो ये अधिकार दिया गया है इसको जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है और कोर्ट के पास अधिकार होता है ये डिक्लेयर करने का कि ए लॉ इन एप्लीकेबल, जो भी कानून इन एप्लीकेबल है और इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर वो संविधान के विरुद्ध है तो उसको रोकने का अधिकार हमारे जुडिशरी के पास ही होता है। मीन्स कहने का ये है कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो कानून पास करती हैं बनाती हैं तो उनको देखरेख करने का जो काम होता है वो कोर्ट्स के पास होता है, हमारे न्यायालयों के पास होता है। और इसी को वो क्या करता है कि जो भी कानून हमारी लेजिस्लेचर बनाती है तो उसको देखरेख उसकी देखरेख करने का जो काम होता है वो जुडिशरी के पास होता है। और उसके पास जो ये उनकी उनको मेंटेन करने का जो पावर होती है, राइट होता है, उसी को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। नेक्स्ट आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसको पिल भी बोला जाता है। द बेसिक फंक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट litigation is to take consideration of rights of those section who cannot easily approach the courts। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ये कैस क्यों बनाई गई थी, जिसको जनहित याचिका बोलते हैं, तो इसको क्यों बनाई गई थी? ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो वीकर सेक्शन से आए हैं और वो आसानी से कोर्ट जो है वो नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कोर्ट का खर्च उठा सके। तो उनके लिए क्या किया गया था, जुडिशरी ने पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू इन्वॉल्व द नीडी एंड द डेप्यूट, कि कोई भी आदमी जो है वो उनके केस को कोर्ट तक ले जा सकता है। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे ताकि उनकी तरफ से जो नीडी हैं या जिनको ज़रूरत है कोर्ट जाने की उनके केस को वो वहाँ तक पहुँचा दे।
तो इस तरीके से हमने इस लेसन में जो जुडिशरी है, जुडिशरी के बारे में पढ़ा कि जुडिशरी की पावर क्या होती है, जुडिशरी में जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उनकी रिमूवल कैसे होती है, और उनकी जो पावर्स होती हैं, और जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पढ़ा, उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स के बारे में पढ़ा, और लास्ट में हमने पिल मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में पढ़ा कि कुछ स्मार्ट सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोर्ट जाने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि भाई उनके लिए एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, या कोई भी सिटीजन जो है, पब्लिक स्पिरिटेड जो सिटीजन होते हैं, वो उनके केस को कोर्ट ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जुडिशरी के बारे में इस लेसन में पढ़ा, और इस लेसन के जो मेन पॉइंट्स थे या मेन टॉपिक्स थे उनको हमने डिस्कस किया, और इन इस तरह से जो लेसन है ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू।